इसने दिलचस्प इंकशाफात भी किए कि इसका बॉस तेजा सिंह भंडर इसकी खलवत में आने वाला पहला मर्द नहीं था। इसकी मंगनी हो चुकी थी और पहली मर्तबा इसके मंगेतर ने ही इसे कली से फूल बनाया था, लेकिन इसके बाद भी वो इस बात पर कायम था कि शादी इससे ही करेगा। अब पता नहीं वो मुझे कबूल करेगा या नहीं। रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो चुके हैं। इस दौरान मैंने अपने घर से कोई राब्ता नहीं रखा। इन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या मर कब चुकी हूँ। ये खूबसूरत जगह है, मैंने कहा। यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। एक मरतबा मैंने बाजार में 2 सिखों को भी देखा था। तुम्हारी कभी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हुई, तुम्हारे शहर का हो और तुम्हें जानता हो? एक सिख बस ड्राइवर है, बलद सिंह, रत्ना ने जवाब दिया। यूं तो वो जालंधर में हमारे मोहल्ले का रहने वाला है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, मगर वो मुझे नहीं जानता। वो जयपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है और हर दूसरे दिन बस लेकर यहाँ आता है। इसने कई मरतबा हमारे रेस्टोरेंट में आकर खाना भी खाया है। 1-2 मरतबा तो इसने इशारों कनायों में मेरे साथ वक्त गुजारने की बात भी की थी, मगर मैंने इसे घास नहीं डाली। शायद इसलिए कि वो तुम्हें पहचान न ले, मैंने कहा। जब मुलाकात बेतकल्लुफ़ा ना हो तो बातों में ऐसी कोई बात निकल ही आती है। हाँ, यही समझ लो, रत्ना ने जवाब दिया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज चुके थे, लेकिन रत्ना का खामोश होने का कोई इरादा नजर नहीं आता था। वो अभी तक कुर्सी पर ही बैठी हुई थी। वो कभी एक टांग कभी दूसरी टांग पर रख लेती और कभी दूसरी टांग पहली टांग पर। मैं बेड की पुष्ट से टेक लगाए नीम दराज था और बार बार मेरी नजरें इसकी तरफ उठ रही थी। आखिरकार वो कुर्सी से उठकर बेड पर आ गई और नीम दराज होकर मेरी चादर का कुछ हिस्सा अपने ऊपर खींच लिया। इसकी बातों का सिलसिला अब भी जारी था। मेरी आंख दोपहर 12 बजे के करीब खुली थी। रत्ना इस वक्त भी गहरी नींद सो रही थी। इसका एक हाथ मेरे सीने पर था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से इसका हाथ हटाया, बेड से उतरकर अपने कपड़े उठाए और कमरे से निकलकर बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद जब मैं बाथरूम से निकला तो रत्ना इस वक्त भी सो रही थी। मैंने झंझोड़ कर इसे जगाया तो वो इस वक्त भी शरारत के मूड में नजर आई। मैं पीछे हट गया। 1 बजने वाला है, मैं जा रहा हूँ, मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। तुम उठकर दरवाज़ा बंद कर लो। 1 मिनट वो बिस्तर से उठ गई, ड्रेसिंग टेबल की दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और इसमें से 2 चाबियां निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आजकल मैं आमतौर पर रात 10:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ। वैसे एहतियातन तुम ये चाबियां अपने पास रख लो। एक चाबी बाहर वाले गेट की है और एक अंदर वाले दरवाजे की। जब कभी इधर आओ मैं घर पर ना हूँ तो। ठीक है, मैंने चाबियां लेकर जेब में रख ली। मैं 1-2 दिन में तुमसे मुलाकात करूंगा और फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। रत्ना बाहर वाले दरवाजे तक मेरे साथ आई थी। इत्तेफाक से इस वक्त गली में कोई नहीं था। रत्ना दरवाजा बंद करके वापस जा चुकी थी। मैं इधर उधर देखे बगैर गली में एक तरफ चलता रहा। पेट्रोल पंप के इलाके में आकर मैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गया। मैं कल बहुत देर तक बाजार में घूमता रहा था और रात को रत्ना से भी बहुत सी बातें हुई थी, मगर परसों रात के वाक़े का तस्करा कहीं नहीं सुना था। शक्तिलाल और इसके साथियों ने नागराज के कॉटेज पर परसों हमला किया था। इस हमले में एक आदमी नागराज का मारा गया था और एक शक्ति का दोस्त शंकर जख्मी हुआ था। इस हमले की वजह से नागराज को वहां से भागना पड़ा था। मैं कॉटेज पर शक्ति के इस हमले से चंद घंटे पहले बेला को बता चुका था कि नागराज कहाँ छुपा हुआ है। इससे ये भी कहा था कि नागराज इसी रात वो कॉटेज छोड़कर भाग जाएगा और इसके बाद मैंने टेलीफोन पर भी नागराज को धमकी दे दी थी। इन सारी बातों के पेश नज़र इसमें शुबे की तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि कॉटेज पर हमले के सिलसिले में मेरा ही नाम आएगा, मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि पूरे शहर में कहीं भी इस हमले के बारे में कुछ सुनने में नहीं आया था। हालांकि पहले कोई मामूली सी बात भी होती तो पूरे शहर में हंगामा उठ खड़ा होता। रत्ना एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी जहां भांत भांत के लोग आते थे। अगर रेस्टोरेंट में ऐसा कोई जिक्र हुआ तो रत्ना भी इसका तज़किरा ज़रूर करती। इस वक्त मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था वहाँ भी बहुत से लोग थे। मुख्तलिफ आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं, मगर ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई जिससे मैंने ये राय कायम की हो कि नागराज के हुक्म पर इस वाक़े को छुपाया गया था। इसमें यकीनन इसकी तौहीन थी कि वो मुझसे डर कर भाग गया था। मैं रेस्टोरेंट से निकलकर हस्बे मामूल मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर काटता हुआ राधा वाले कॉटेज पर पहुंच गया। बाहर का गेट अधखुला देखकर मुझे कुछ हैरत हुई। अंदर दाखिल हुआ तो बरामदे वाला दरवाज़ा भी चौपट खुला हुआ था। मैं राधा को आवाज़ें देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तमाम कमरों की बत्तियां जल रही थी और राधा गायब थी। मैं बस्ती कमरे में बेहिस्सो हरकत खड़ा रह गया। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ने लगी और दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। सनसनाहट थी कि पूरे जिस्म में फैलती जा रही थी। दिमाग में धमाके से होने लगे। मैं अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। कॉटेज की सारी बत्तियां जल रही थी। इस कमरे की 2 कुर्सियां उल्टी हुई थी और सोफा भी अपनी जगह से हटा हुआ था। कॉटेज का पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने इस दरवाजे से बाहर निकलकर इधर उधर देखा और फिर दोबारा अंदर आ गया। जिस कमरे में हम सोया करते थे वहाँ भी कुछ अबतर
कमरी दिखाई दे रही थी। चारपाई पर बिछा हुआ बिस्तर भी बेतरतीब था और नीचे रखे हुए ट्रंक की सारी चीज़ें भी फर्श पर बिखरी हुई थीं। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जो कुछ भी हुआ था रात ही के किसी वक्त हुआ था। अगर दिन में हुआ होता तो तमाम कमरों की बत्तियां न जल रही होती। मेरे दिमाग फिरकी की तरह घूम रहे थे। क्या वो नागराज के आदमी थे? इन्हें किस तरह पता चल गया कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और उन्होंने रात को यहाँ पर रेड कर दिया था और वो राधा को उठाकर ले गए थे? सामान की बेतरतीबी और अबतरी बता रही थी कि राधा ने ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहमत की होगी। वो इसे साल ले गए थे। इस पर तशद्दुद करके मेरे बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे और राधा इन्हें मेरे बारे में क्या बता सकेगी। ये इत्तेफाक था कि मैंने इस दौरान 2 ठिकाने बना लिए थे जिनके बारे में राधा को भी इल्म नहीं था। शक्ति लाल का इंसानों वाला अस्तबल जहाँ किसी हंगामी सूरत हाल में मुझे पनाह मिल सकती थी, और रत्ना का कॉटेज। रत्ना के कॉटेज का बंदोबस्त तो गुज़श्ता रात ही हुआ था। राधा को मैंने इससे पहले भी रत्ना के बारे में कुछ नहीं बताया था, ना वो शक्ति लाल के बारे में किसी को कुछ बता सकती थी। अलबत्ता लक्ष्मी के पास मुझे राधा ही ने भेजा था। हो सकता है वो इन लोगों को लक्ष्मी के बारे में बता दें। मेरे लिए ज़्यादा देर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हुआ था रात ही को हुआ था और वो लोग जाते जाते तमाम दरवाजे भी खुले छोड़ गए थे और मुमकिन है दूर किसी जगह छुपकर कॉटेज की निगरानी कर रहे हों। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। चारपाई के साथ मेज़ पर काराकॉफ राइफल और राधा वाला पिस्तौल रखा रहता था। अब वो दोनों चीज़ें गायब थीं। वो लोग यहाँ से भी कुछ न कुछ ले गए होंगे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना होगा। ये सोचते हुए मैंने आखिरी बार इधर उधर निगाह दौड़ाई। बाथरूम का दरवाज़ा चंद इंच के करीब खुला था। मेरे कदम गैर इरादी तौर पर इस तरफ बढ़ गए। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ से दबाव डाला। दरवाज़ा 3-4 इंच के करीब मजीद खुल गया, मगर फिर इस तरह अटक गया जैसे पीछे कोई चीज़ हो। मैंने 1-2 मरतबा हल्के हल्के झटके दिए, मगर दरवाज़ा पीछे किसी चीज़ से अटक रहा था। अब मैं झटके देने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को पीछे धकेलने लगा। इसमें इतना खिला पैदा हो गया कि मैं अंदर झांक कर देख सकता था, और फिर जैसे ही मैंने इस खिला में सर डालकर अंदर देखा, मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। अब तक मैं यही समझ रहा था कि अंदर खूंटी पर टंगा हुआ कोई कपड़ा वगैरह फर्श पर गिर गया होगा जिससे दरवाजे में रुकावट पैदा होगी, मगर वो कोई कपड़ा नहीं था। राधा थी जो फर्श पर पड़ी हुई थी और दरवाज़ा इसके पैर से टकरा रहा था। मैं नीचे बैठ गया और हाथ अंदर करके राधा का पैर हटाने लगा, और फिर दरवाजे में इतनी जगह पैदा हो गई कि आड़ा तिरछा होकर अंदर दाखिल हो गया। मैं एक बार फिर काम कर रह गया। राधा फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके हाथ और पैर पुष्ट पर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठुनसा हुआ था और इस पर भी पट्टी बंधी हुई थी ताकि कपड़ा बाहर न निकल सके। राधा राधा मैं घुटनों के बल बैठकर राधा को हिलाने लगा, मगर वो बेहोश थी। सबसे पहले मैंने पट्टी खोलकर मुंह में ठुनसा हुआ कपड़ा निकाला, फिर हाथों और पैरों की बंदिशें खोल दी। राधा को बेड पर सीधा लिटाकर मैंने अपने कान इसके सीने से लगा दिए। वो जिंदा थी, मगर दिल की धड़कन बहुत मध्यम थी। मैं सीधा होकर इसका जायजा लेने लगा। इसके जिस्म पर कई जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे, रानों पर, सीने और पेट और बाजुओं पर। लगता था जैसे किसी दरिंदे ने दांतों से भंबोड़ा हो। मैं इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। चेहरे पर बार बार पानी के छींटे देने के साथ मैं इसे आवाज देता और झंझोड़ता रहा। राधा तकरीबन 20 मिनट बाद होश में आ सकी। आंखें खोलने के बाद भी देर तक इसके हवास बहाल नहीं हो सके। वो वीरान और अजनबी नजरों से मेरी तरफ दिखती रही। मैंने इसका सर उठाकर पानी का गिलास इसके होंठों से लगा दिया। 1-2 घूंट पीने के बाद इसने गिलास हटा दिया। राधा होश में आओ राधा, ये मैं हूँ नाजी, मैं इसका गाल थपथपाते हुए कह रहा था। दूसरा हाथ मैंने इसके सर पर नीचे रखा हुआ था। होश में और आधा ये सब क्या हुआ? कौन थे वो लोग? वो कई मिनट तक अजनबी और वीरान सी नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। फिर इसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर होंठ फिड़फिड़ा कर रह गए। मैंने इसका सर तकिए पर रख दिया, चादर उड़ा दी और कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले मैंने बाहर वाले दरवाजे बंद किए और फिर बावर्ची खाने में घुस गया। चाय बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। मैं दोनों कप लेकर राधा वाले कमरे में आ गया। वो बेड की पुश्त से टेक लगाए दीवार को घूर रही थी। मैंने दोनों कप मेज़ पर रख दिया और बेड पर इसके करीब बैठ गया। वो कौन थे राधा? मैंने पूछा। वो चल लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर एकदम मुझसे लिपट गई। इसके होंठों से सिसकियाँ खारिज हो रही थीं। मैं इसका कंधा थपथपाने लगा और फिर आहिस्तगी से इसे पीछे हटा लिया। वो जो कोई भी था, राधा बच नहीं सकेगा। मैं इन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। चाय पी लो, मैंने कहते हुए कप
कप उठाकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। राधा का हाथ कांप रहा था, वो कप को ठीक तरह से नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने इसे अपने हाथ से चाय पिलाई, इसका खाली कप मेज पर रखकर अपना उठा लिया और इसकी तरफ देखते हुए हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। राधा की हालत देखकर मैं अंदाजा कर सकता था कि वो किस खौफनाक सूरत हाल से गुजरी होगी। वो अब भी होले होले कांप रही थी, पता नहीं कब से बाथरूम में बंधी हुई थी। मैंने कप मेज पर रख दिया। राधा एक बार फिर मुझसे लिपट गई। इस मर्तबा मैंने इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया और इसकी पुष्ट थपथपाते हुए तसल्ली देने लगा। इस वक्त दिलासे और हमदर्दी की ज़रूरत थी। वो पहले सिसकियाँ भरती रही, फिर होंठों से कराहें खारिज होने लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो अपने आप पर काबू पा सकी थी। इसने चादर उतार दी और अपने बदन पर जख्मों को देखने लगी। साफ लग रहा था कि इसे दांतों से बम्बोड़ा गया है। कहीं जोर से दांत गाड़ दिए गए थे कि खून निकल आया था। वो कहीं दांतों के निशान के साथ आसपास की जिल्द नीली पड़ गई थी। जिसने भी ये हरकत की थी वो कोई जुनूनी ही हो सकता था। बाथरूम में डिटोल की बोतल रखी हुई थी। राधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं डिटोल की बोतल उठा लाया और कपड़े का एक किनारा भिगोकर जख्म साफ करने लगा। राधा के होंठों से सिसकारियां सी निकल रही थीं। फिर इसने सख्ती से दांत पींच लिए। राधा इसके बाद भी देर तक सिसकियां भरती रही। मैंने इसे चादर ओढ़ा दी। अब वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कौन थे वो लोग राधा? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम इत्मीनान रखो, नाजी इतना कमज़ोर नहीं कि तुम्हारी तौहीन का बदला न ले सके। तुम जानती हो मैं तूफान से टकरा जाने की भी हिम्मत रखता हूँ। मैं इन लोगों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। राधा चलने में मेरी तरफ देखती रही। फिर इसके होंठों से सिरसिराती हुई आवाज़ निकली। बेला, वो बेला थी। इसके साथ दो मुस्टंडे भी थे। बेला तो एक तरफ खड़ी तमाशा देखती रही थी और वो दोनों मुझे भेड़ियों की तरह नोचते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेला को यहाँ इस ठिकाने का पता कैसे चला? मैंने कहा, तुम कई रोज तक बेला के करीब, बल्कि बहुत करीब रह चुके हो, मगर इसे जान नहीं सके। राधा ने जवाब दिया, बस वो शाम प्रेम नूरस रेस्टोरेंट में इससे मुलाकात हुई थी। इसने दो बातें कही थी। एक तो ये कि तुम्हें इस शहर से निकल जाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी और मुझे धमकी दी थी कि मुझ पर कुत्ते छोड़ देगी, और आज 2 कुत्ते साथ लेकर आई थी। मेरा सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है, यानी इसे हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? मैंने अपना सवाल दोहराया। मैं वही तो बताने जा रही थी, राधा ने जवाब दिया। बेला के साथ रहने के बावजूद तुम इसे नहीं जान सके। वो बहुत चालाक है। परसों शाम भी इसने इस तरह हमारी निगरानी शुरू करा दी थी कि हर किस्म की एहतियात करने के बावजूद मुझे शुबा नहीं हो सका। परसों रात ही से हमारे कॉटेज की मुसलसल निगरानी की जा रही थी। इन्हें शायद तुम्हारे बाहर जाने का इंतजार था। कल रात 1 बजे के करीब बेल बजी तो मैं समझी कि तुम वापस आए हो। मैंने बेधड़क होकर दरवाज़ा खोल दिया। बेला की शक्ल देखते ही मैं बदहवास हो गई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकती, बेला और इसके दोनों मुस्टंडे मुझे धक्के देते हुए अंदर आ गए। बेला की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इस बात से वाकिफ़ थी कि तुम कॉटेज में मौजूद नहीं हो। वो तुम्हारे बारे में पूछती रही। इसने ये भी कहा था कि पिछली रात तुम कॉटेज पर हमले से भी नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसके कहने के मुताबिक वो अगर चाहती तो कल दिन में किसी भी वक्त हमारे कॉटेज पर हमला करके हम दोनों को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वो तुम्हें आज शाम तक मोहलत दे चुकी है। आज इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हें ये बावर कराने के लिए किया गया कि वो जो कुछ कहती है इस पर अमल भी कर सकती है। और इसने जाने से पहले तुम्हारे नाम पैगाम दिया था कि वो आज शाम के बाद तुम्हें इस शहर में नहीं देखना चाहती। अगर तुम कहीं नजर आए तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैंने इसके पैगाम का मफहूम समझ लिया है। मैंने कहा, लेकिन बेला ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इसकी सजा इसे भुगतना पड़ेगी। इसका भी तुम्हारी आंखों के सामने यही हश्र होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बेला इस कदर गिरी हुई हरकत करेगी। एक औरत दूसरी औरत की इस तरह तजलील करेगी। लेकिन बेला शायद औरत नहीं, कोई बदरू है। इसके लाए हुए गुंडे भेड़ियों की तरह राधा की बोटियां नोचते रहे और वो करीब खड़ी तमाशा देखती रही। बेला के यहाँ तक पहुँच जाने की बातें सुनने के बाद मेरे लिए सोच के और भी बहुत से दरवाजे खुल गए थे। इसमें शुबा नहीं था कि वाकई बेला बहुत चालाक थी। इसने परसों रात ही हमारे ठिकाने का पता चला लिया था। इसे ये भी यकीन हो गया कि इस रात झील के किनारे वाली कॉटेज पर हमला मैंने ही किया था। इस हमले में विजय मारा गया था, मगर विजय शायद इनके लिए ज़्यादा अहम नहीं था। लेकिन चूंकि नागराज को हजीमत उठानी पड़ी थी, मेरी वजह से इसे वो ठिकाना छोड़ना पड़ा था और इसके रिएक्शन के तौर पर राधा के साथ वशियाना सलूक किया गया। इस तरह बेला मुझे ये पैगाम देना चाहती थी कि वो मेरे खिलाफ जब चाहे ख़तरनाक कदम उठा सकती है। बेला ने बड़ी होशियारी और चालाकी से हमारे इस ठिकाने का पता चला लिया था। लेकिन क्या वो शक्ति और रत्ना के बारे में भी वाकिफ़ हो चुकी थी? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मेरे पास ऐसा कोई और ठिकाना भी नहीं जहां फौरी तौर पर पनाह ली जा सके। बेला शायद पहली मर्तबा अपनी बात पर कायम रही थी।
मेरा ठिकाना मालूम कर लेने के बावजूद इसने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि मेरे कॉटेज से जाने का इंतज़ार किया था और इसके बाद ही राधा पर तशद्दुद किया गया था। लेकिन बेला की दी हुई मोहलत आज शाम तक थी और मैंने यकीन कर लिया था कि शाम तक वो कोई कदम नहीं उठाएगी, मगर इसके बाद जहन्नम की तमाम बलाएं हमारे पीछे लग जाएंगी। ये तो ठिकाना अब महफूज नहीं रहा। हमें किसी ऐसी जगह की ज़रूरत थी जो महफूज हो और हम शाम से पहले पहले वहाँ मुंतकिल हो सकें। शक्ति या रत्ना के ठिकानों पर मैं जाना नहीं चाहता था, कम अज़ कम इस वक्त तक इनसे दूर रहना चाहता था जब तक ये यकीन न हो जाए कि वो ठिकाने बेला की नज़रों में नहीं आए। राधा, मैंने इसकी तरफ देखा, ये जगह अब हमारे लिए महफूज नहीं, हमें शाम से पहले किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना चाहिए, मगर कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई जगह नहीं है। एक और महफूज जगह है मेरे जहन में, राधा ने कहा। कौन सी जगह? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। डॉक्टर शांता, राधा ने कहा। डॉक्टर शांता, मैं चौंक गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जगह महफूज नहीं है। कैंप में धमाकों के बाद शमिया ने इन्हें पंडित भैरू के मंदिर के बारे में बता दिया था। डॉक्टर शांता के बारे में भी बता दिया गया होगा। शमिया मेरे साथ वहां जा चुकी थी। शमिया ने नहीं बताया, राधा ने कहा। अगर बताया होता तो वो लोग मंदिर की तरह डॉक्टर शांता के मकान को भी जलाकर राख कर देते। लेकिन क्या शांता पर एतमाद किया जा सकता है? वो अलका की दोस्त थी और अलका हमारे हाथों मारी गई है, मैंने कहा। डॉक्टर शांता अलका की नहीं, मेरी दोस्त थी। राधा के होंठों पर पहली बार खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। शांता से पहले मेरी ही दोस्ती हुई थी, फिर अलका अग्निहोत्री से बेतकल्फी बढ़ती गई। शांता भी मेरी दोस्त और मुझे यकीन है कि इस मौके पर वो हमारी मदद ज़रूर करेगी, और यूं भी वो तुमसे बहुत मुतासिर है। तो ठीक है, मैंने कहा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस वक्त दिन की रोशनी में राधा ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। हाँ, शाम होने का इंतज़ार नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। राधा उठकर बाथरूम में घुस गई, मुंह हाथ धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और फर्श पर फैले हुए कपड़े उठा कर देखने लगी और आखिरकार पेटीकोट ब्लाउज पहनकर ऑरेंज रंग की साड़ी लपेटने लगी। फिर ज़रूरी चीज़ें समेट कर एक बैग में डाल ली। मेरा ख्याल था कि इस वक्त भी कहीं दूर से कॉटेज की निगरानी हो रही होगी। हमने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अंदर की बत्तियां जलती रहने दी। इस वक्त 5 बजने वाले थे। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी। नरम धूप बड़ी भली लग रही थी। कॉटेज से निकलकर सड़क पर आकर 2-4 कदम उठाते ही ठटक कर रुक गए। मेरे चेहरे पर चमक सी पड़ी और आंखें एक लम्हे को चुतिया सी गईं। मैं इस जगह रुककर मोहतात अंदाज में इधर उधर देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। दाएं तरफ सड़क के साथ पहाड़ी पर जरा ऊपर का दादम झाड़ियों में शायद कोई मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल तो दिखाई नहीं दी थी, अलबत्ता इसके हैंडल पर लगा हुआ आईना झाड़ियों की शाखों से कदरे ऊपर को निकला हुआ था, जिस पर धूप पड़ रही थी और इस आईने की चमक ही मेरे चेहरे पर पड़ी थी। निगरानी के बारे में मेरा ख्याल दुरुस्त निकला था। मोटरसाइकिल थी तो इसके साथ यकीनन कोई भी झाड़ियों में छुपा हुआ होगा जो नजर नहीं आ रहा था। मैंने सड़क पर रुककर इस तरफ इधर उधर देखा तो निगरानी करने वाले को किसी किस्म का शुबा न हो सके। मैं राधा के साथ सड़क पर चलने लगा और इसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और किसी वक्त वो भी उठती थी। मैंने राधा को अपने चेहरे पर पड़ने वाले शीशे की चमक और पहाड़ी पर झाड़ियों में मोटरसाइकिल के बारे में भी बता दिया। अगर वो हमारे पीछे लगा रहा तो राधा ने कहा, शांत रहो, मैं इसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने जवाब दिया। हम तकरीबन 200 गज के फासले पर थे और जैसे जैसे चलते जा रहे थे फासला बढ़ता जा रहा था। इस दौरान हमने एक मरतबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तकरीबन 100 गज आगे एक मोड़ था। वो मोड़ घूमने की थोड़ी देर बाद मुझे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। आराम से चलती रहो और पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने राधा से कहा। 3-4 मिनट बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ कुछ और वाज़ेह हो गई। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब वो मोटर बाइक भी इस सड़क पर मुड़ गई थी जिस पर हम जा रहे थे। ये सड़क दूर दूर तक वीरान थी। मोटर बाइक की आवाज़ करीब महसूस करके मैंने पीछे मुड़कर देखा। मोटरसाइकिल सवार इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे महज आउटिंग के लिए निकला हो। बाइक की रफ्तार बहुत हल्की थी। मैंने राधा की तरफ देखा और सड़क के बीच में आकर मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा करने लगा। मोटरसाइकिल हमारे करीब आकर रुक गई। राधा इसी दौरान सड़क के किनारे बैठ चुकी थी। एक दया कर दो हम पर भाइयों, मैंने मोटरसाइकिल की तरफ देखते हुए मस्कीन से लहजे में कहा। वो दरमियानी कद का भारी भरकम आदमी था। क्या बात है? इसने झुकती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर गर्दन घुमाकर राधा की तरफ देखने लगा। हमें आदिनाथ मंदिर जाना है, मैंने कहा। यहाँ तो कोई सवारी नजर ना आवे, मेरी ज़रूरत है, तुम मेहरबानी करो हमें अपनी फटफटिया पर बिठाकर आगे किसी जगह छोड़ दो जहाँ से हमें कोई सवारी मिल जाए। इसने एक बार फिर झुकती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और सीट से आगे खिसक कर आगे वाली टैंकी पर बैठ गया। अपनी जोरू को मेरे पीछे बिठा दो और खुद इसके पीछे बैठ जाओ, इसने कहा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैं पहले ही समझ गया था कि
कि यह अकेला आदमी आखिर तक हमारी निगरानी नहीं करेगा। अगर मैं इसे भी न रोकता तो आगे किसी जगह या किसी और को इशारा कर देता और वहाँ से दूसरा आदमी हमारा ताक़ुब शुरू कर देता, लेकिन मैं इसे वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहता था। ए भगवान, जल्द आ जा, श्रीमान हमें अपनी फटफटिया पर आगे छोड़ देंगे। मैंने राधा की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई। राधा उठकर मोटरसाइकिल के करीब आ गई और इस शख्स के पीछे इस तरह बैठ गई कि इसकी एक टांग एक तरफ और दूसरी तरफ थी। मैं राधा के पीछे बैठने के बजाय मोटरसाइकिल के सामने आ गया और अचानक ही जेब से पिस्तौल निकाल लिया। अब तुम मोटरसाइकिल से उतर जाओ भाया, मैंने गुर्राते हुए कहा। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। इस शख्स का चेहरा धुआं हो गया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़कर इसके मुंह पर उल्टे हाथ का घोंसा जड़ दिया। वो कराहता हुआ पीछे राधा से टकराया। अगर तुमने नीचे उतरने में लम्हा की देर लगाई तो गोली मार दूंगा। मैंने पिस्तौल इसके सीने की तरफ उठा दिया। ये मत समझना कि तुम बचकर निकल जाओगे, वो मोटरसाइकिल से उतरते हुए बोला। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, वो पाताल तक तुम्हारा पीछा करेंगे। फिलहाल तुम तो हमारा पीछा छोड़ दो, तुम्हारे आदमियों से बाद में निमट लूंगा, मैंने कहा। वो नीचे उतरा तो मोटरसाइकिल राधा ने संभाल ली। अब तुम इस पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दो। मैंने इस शख्स को पिस्तौल से इशारा किया। वो मेरे हुक्म की तामील करने पर मजबूर था। वो सड़क से हटकर जैसे ही चंद गज आगे बढ़ा, मैंने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली इसकी खोपड़ी में लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। फायर की आवाज़ दूर तक फैल गई थी। मैंने पिस्तौल जेब में डाला और राधा को पीछे हटाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। राधा ने भी अब दोनों टांगें एक तरफ कर ली थी। मैंने एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट की और इसे वापस मोड़ कर थोड़ा ही फासला तय करने के बाद पहाड़ियों में एक तंग सी पगडंडी पर डाल दिया। मुझे यकीन था कि हर सड़क पर इनका कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा, इसलिए मैं बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे तक पहाड़ियों में घूमने के बाद हम एक सड़क पर निकल आए। इस वक्त सूरज गुरूब होने में थोड़ी ही देर बाकी थी। ये कोई शॉपिंग एरिया था और यहाँ अच्छी खासी चहल पहल थी। होशियार नाजी, राधा आगे झुकते हुए मेरे कान के करीब चीखी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।